फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वेक्टर आज हम स्टडी करेंगे। वेक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको समझेंगे और इसकी जो क्लास होगी आज की, जिसमें हम बेसिक वेक्टर से रिलेटेड चीज़ें कवर कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, वेक्टर जो आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे तभी हम आगे का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से कवर कर पाए। ओके, चलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वेक्टर को हम आज स्टडी करेंगे और वेक्टर से रिलेटेड जो काफ़ी टॉपिक्स है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसके जहाँ पर जो एडिशन लॉ है और मल्टीप्लिकेशन लॉ है उनको हम पढ़ने वाले हैं और वेक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो सारे आज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम यहाँ पर कंसल्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले देखो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटी होती है, दोनों को ही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वेक्टर देखिए क्या होगा कि ऐसी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी वेक्टर अगर आपके पास में है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होगी। यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, दोनों की आवश्यकता होगी। जैसे आपके पास में विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होगी। इसी तरह से वेग आपके पास में है यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ पर दोनों चाहिए। त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपके पास, जिसको वेक्टर ए से हम डिनोट करते हैं, इसको वेक्टर वी से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं, वेक्टर ए से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर आपके पास में फोर्स यानी एफ, एफ इज इक्वल टू एम ए, एम यहाँ पर जो मास है वो आपके पास में यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है और जो आपके पास में एक्सेलरेशन है ए है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसी तरह से देखेंगे हम यहाँ पर कि जब हमें बात करनी हो, यहाँ पर सपोज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर जो आपके पास होगा यानी अदिश जो राशियां होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी आपके पास में, अदिश जो राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। यानी आपके पास में सिर्फ आपके पास परिमाण की आवश्यकता होगी, न कि डायरेक्शन की। यहाँ पर डायरेक्शन ज़्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की हमें आवश्यकता नहीं है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की हमें जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। ठीक है, जैसे आपके पास में दूरी, यहाँ पर दूरी जो है आपके पास में डिस्टेंस, उसको बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है और इसके ऊपर डी के ऊपर आप कभी भी वेक्टर लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। फिर इसी तरह से आपके पास में चाल है, स्पीड है, स्पीड को बताने के लिए भी आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद में आपके पास मास, जो हम पहले यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, देखो यहाँ पर ये रहा मास, इसके ऊपर हमने वेक्टर नहीं लगाया है। जैसे आपके पास में एक फोर्स होता है जिसको हम लिखते हैं एम ए, तो m जो मास है इस पर हम यहाँ पर जो द्रव्यमान है मास, इस पर हमने वेक्टर नहीं लगाया, यानी ये एक यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपके पास क्षेत्रफल है, एरिया, एरिया को बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर परिमाण यानी आपको मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होगी। ओके, तो ये बेसिक आपके पास में था जिसको आप समझ गए होंगे कि दो क्वांटिटी जो आपके पास है, एक आपके पास है वेक्टर और एक क्वांटिटी है आपके पास में स्केलर, और दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जब हमें वेक्टर को बताना है तो हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों चीज़ें आपको चाहिए। और जब आपको यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, स्केलर क्वांटिटी को आपको व्यक्त करना है, बताना है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होगी। ठीक है, परिमाण की आवश्यकता होगी, न कि आपको डायरेक्शन की। तो ये आपको यहाँ पर समझना है और ध्यान रखना है। इजी सी चीज़ें, कोई इशू नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अब आपके पास में यहाँ पर जो काइंड्स ऑफ वेक्टर है, यानी आपके पास में सदिशों के प्रकार, उनको समझेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आपके पास में इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा इसको समझिए। जैसे इसको हम ए कैप से डिनोट करेंगे, कोई भी आपके पास में सिंबल हो सकता है ए बी सी, उसके ऊपर आप कैप यूज करोगे और इसको लिखोगे वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपके पास में यूनिट वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है इसको भी समझ लेंगे। जैसे लेट अज्यूम, मान लीजिए मेरे पास में एक वेक्टर ए है और वेक्टर ए को हम यहाँ पर कंपोनेंट में ऐसे लिखते हैं ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप और प्लस ए थ्री
के कैप, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब आप लिखोगे तो इसको आप अंडर रूट में लिखोगे इस तरह से A1 स्क्वायर, इसको और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ एक बार आप इसका इंट्रो देखते हुए चलो एक बार, ठीक है। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर, इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पर देखो मैं एक बात और बताऊँ आपको, जब भी कोई इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है। और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि किसी का भी हमें अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, सिंपल सी बात है। फिर अगला है अपने पास में यहाँ पर जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी कहते हैं, वो क्या होता है इसको भी समझिए। जैसे कोई वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पर खत्म हो गया, यानी इसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो इसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। और इसको व्यक्त करेंगे इस तरह से, जीरो से ही व्यक्त करेंगे, इसको हम कहेंगे जीरो वेक्टर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे है अपने पास में समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर, जैसे मेरे पास में एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ए कैप ए वेक्टर ले लेता हूं मैं, एक वेक्टर बी ले लेता हूं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर आपके पास में समांतर वेक्टर कहलाते हैं यदि आपके पास में इस नियम को ये पालन करे, वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। यानी लेमडा यहाँ पर क्या है आपके पास में कोई स्केलर क्वांटिटी है। इस फॉर्म में अगर इनको हम लिख सकते हैं, इस तरह से अगर व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये आपके पास में समांतर सदिश यानी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। एक ही समतल में होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम इसको व्यक्त करेंगे, दोनों सदिश जो आपके पास में वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, ठीक है। समदिश सदिश लाइक पैरेलल वेक्टर, लाइक पैरेलल वेक्टर वो होंगे जिनकी दिशाएं दोनों की एक जैसी हों, ठीक है। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों की दिशाएं जो है डायरेक्शन समान है, यानी जो इनकी डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। पैरेलल है, पैरेलल भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। इनको हम कहेंगे यहाँ पर लाइक पैरेलल वेक्टर। ये दूसरा है। इसके बाद में अनलाइक पैरेलल वेक्टर, यानी आपके पास में विपरीत या अदिश असमदिश समांतर सदिश। तो इसको हम किस तरह से व्यक्त करेंगे, देखो जैसे एक वेक्टर ए है आपके पास में और एक वेक्टर जो है वो बी है, दोनों है तो पैरेलल ही, पर इनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। तो इसको वेक्टर ए जो है आपके पास में यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और माइनस वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों का यहाँ पर दोनों इक्वल है तो इस तरह से। तो इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर विपरीत वेक्टर भी कहते हैं इसको, या अनलाइक पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। दोनों पैरेलल तो हैं पर दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, अपोजिट है, यानी डायरेक्शन जो है वो क्या है आपके पास में, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आराम से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, छोटे छोटे से प्रकार है, पहले इनको समझ लेते हैं। बेसिक जब अपना क्लियर हो जाएगा तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर या समान सदिश। समान सदिश क्या होंगे, अगर दो सदिश मेरे पास में इस तरह के हैं, मान लीजिए दो सदिश ये हैं, एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो भी बराबर है, यानी दोनों की डायरेक्शन जो है वो इक्वल है, डायरेक्शन समान है, यानी डायरेक्शन दोनों की सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, इसको समझना है। तो ये आ जाएगा आपके पास में वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दोनों की दिशाएं भी समान है, दोनों की डायरेक्शन इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन समान है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल आएगा। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर समान सदिश, इक्वल वेक्टर। ऋण सदिश, ऋण सदिश देखो कौन से होंगे, जिनके मैग्नीट्यूड है तो समान पर यहाँ पर नेगेटिवली इक्वल है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस तरह के जो वेक्टर आएंगे इनको हम कहेंगे ऋण सदिश या नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। या इनकी डायरेक्शन अगर अपोजिट है दोनों की तो इनको हम कहेंगे, अगर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो इसको हम क्या कहेंगे, इस तरह से नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, ठीक है। समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखो क्या होगी, जैसे मेरे पास में अगर एक दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पर विद्यमान है, तो इसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर को निकालने के देखो दो तीन कंडीशन है, इसको याद रखनी है अपने को, कि जैसे आपके पास में वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, एक कंडीशन तो ये है,
जिसको हमें याद रखना है। लैम्डा यहाँ पर कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी अदिश यहाँ पर क्वांटिटी हो सकती है, अदिश राशि कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, एक तो इस तरह से इसको व्यक्त करेंगे, दूसरा इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स और वाई जो है वो आपके पास में दोनों स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, दोनों ही अदिश राशियां हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है, दोनों ही कंडीशन इसको सेटिस्फाई, अगर दो में से कोई भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है तो ये कोलिनियर वेक्टर होगी। इसको निकालने का एक तरीका ये है, और एक तरीका है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। अगर दो से अधिक, जैसे 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, 3 सदिश आपको दे रखे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यूज करेंगे। अगर आपके पास में 2 से ज्यादा ट्राइंगल यानी 3 बिंदु अगर आपको दिए गए हैं, तीनों बिंदु की कोलिनियरिटी चेक करने के लिए और समरेखीयता चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी 0 के बराबर कर सकते हैं। इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं समतलीय सदिश को प्लानर। जैसे एक प्लान है आपके पास में ये वाला, इस एक प्लान में ही अगर दोनों सदिश विद्यमान है तो इसको हम को प्लानर वेक्टर कहेंगे, या इसको ऐसे समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जैसे x y आपके पास में और ये z है आपके पास में, ठीक है। तो अगर मेरे पास में x y प्लान में ही अगर दो वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इन दोनों को हम कोलिनियर को प्लानर वेक्टर कहेंगे। इन दोनों को हम को प्लानर वेक्टर कहेंगे। को प्लानर के लिए ये कंडीशन बिल्कुल सही है कि x वेक्टर a और y वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो ये को प्लानर को व्यक्त करेगी, ठीक है। जैसे ये दोनों सदिश जो है वो x y प्लान के अंदर विद्यमान है, x y प्लान के अंदर विद्यमान है। इसी तरह से अगर कोई y z प्लान के अंदर विद्यमान है, ठीक है, इसी तरह से आपके पास में x z प्लान के अंदर भी अगर कोई दो सदिश विद्यमान है तो उनको हम क्या कहेंगे, को प्लानर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अगला है आपके पास में को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर वो होंगे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। जैसे यहाँ से इस तरह से ये जो वेक्टर है आपके पास में, इनका सबका क्या है, जैसे वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये वेक्टर c, तो इन दोनों तीनों वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु एक ही है, तो इस तरह के वेक्टर क्या कहलाएंगे आपके पास में, को इनिशियल वेक्टर या सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अगला है आपके पास में सह अंतिम बिंदु सदिश यानी को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर कौन से होते हैं, जैसे आपके पास में एक सारे वेक्टर जो है वो एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हो, इस तरह से मान लीजिए, जैसे ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है, तो ये तीनों वेक्टर जो है वो एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं, तो इस तरह के बिंदु को हम कहेंगे शय अंतिम बिंदु सदिश यानी को टर्मिनस वेक्टर। इनको को टर्मिनस वेक्टर हम कहते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजों से मैं लेके चल रहा हूँ। इसका पर्पज यही है कि आपको बेसिक से बेसिक चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि जब ये वर्ड जब क्वेश्चन में आते हैं आपके पास में, को इनिशियल, को प्लानर, को यहाँ पर इंटरमिनस, तो ये इस टाइम पर क्या है कि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, किस तरह से हम इसको करें। तो इसको आप समझ के थोड़ा सा साथ में चलेंगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ पर है, नेक्स्ट जो है उसको समझेंगे कि व्युत्क्रम सदिश यानी आपके पास में है रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, देखिए जैसे आपके पास में 1/a लिख लेता हूं मैं, तो ये रेसिप्रोकल वेक्टर हो गया, ठीक है, या इसको a इनवर्स से भी हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको देखो मैं और आगे क्या लिख सकता हूं, जैसे वेक्टर a है, इसको मैं वेक्टर a से और वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, वेक्टर a है मेरे पास में और यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर बन जाएगा। तो a इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इनवर्स को हमने ऐसे भी लिख लिया कि वेक्टर a और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a लिख लेता हूं, तो ये a कैप आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आसान सा तरीका है। ये आपके पास में इनवर्स वेक्टर आ गया, ठीक है, या रेसिप्रोकल वेक्टर, इनवर्स नहीं रेसिप्रोकल वेक्टर, या इसको a इनवर्स से हम इसको व्यक्त करेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, आराम से याद रह जाएगा। अब देखो ये तो था आपके पास में बेसिक कंसेप्ट जो हमने अच्छे से पढ़ लिया। आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको समझ नहीं आई होगी। अब देखिए आगे जो यहाँ पर जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है वो ये है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, सदिशों का योग यानी एडिशन ऑफ फैक्टर्स। ये समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए जब हम कोई दो सदिशों का हम योग करते हैं तो योग करने के लिए हमारे पास में दो नियम है जिनको हमें याद रखना है। एक नियम है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल, और एक है पैरेललोग्राम जिसको हम पढ़ेंगे। ट्राइंगल रूल देखो क्या कहता है, जैसे एक ट्राइंगल मेरे पास इस तरह से बना हुआ है, यहाँ समझिए,
कि एक ट्राइंगल है, जैसे ये ए बी और ये सी, तो ये आपके पास में मान लीजिए वेक्टर ए है, यहाँ पर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है आपके पास में ए सी वेक्टर है, जिसको मैं वेक्टर सी कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि डायरेक्शन को आप यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि डायरेक्शन किस तरह से, जैसे ए से आपने चलना स्टार्ट किया तो डायरेक्शन बी की तरफ आप गए, बी से आपने चलना स्टार्ट किया तो आप यहाँ से सी की तरफ गए। ठीक है, फिर आपके पास में ए से सी आ गए आप, जबकि आपको जाना चाहिए था सी से ए। तो जो डायरेक्शन आपके पास में इक्वल डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन आपको मिल रही है, लाइक डायरेक्शन आपको मिल रही है, तब तक तो आपको वेक्टर्स को ऐड करते हुए रहना है, और जब आपको डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट मिलने लगे तब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर पी सी, क्योंकि ये इक्वल डायरेक्शन की है। फिर उसके बाद में यहाँ पर माइनस आएगा आपके पास में वेक्टर ए सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायरेक्शन देखो क्या होनी चाहिए थी, सी से ए होनी चाहिए, पर है यहाँ पर ए से सी, तो हमने इसको माइनस कर लिया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, वेक्टर ए बी जो है इसकी जगह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी आपको दे रखा है माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सी जो है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं, यहाँ पर जो आपके पास में है इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी हम कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। ये भी ध्यान रखना है, ये कौन सा वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। कई बुक्स ऐसी मिलेगी आपको जिसमें इसको आर से रिप्रेजेंट कर रखा होगा, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, बात एक ही है, यहाँ पर मैंने सी ले लिया और कई बुक्स ऐसी है जिनमें वेक्टर आर मिलेगा, आर का मतलब उसने रिजल्टेंट वेक्टर इसको शो किया है। तो बात एक ही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो ये आपके पास में है ट्राइंगल रूल, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जब जब डायरेक्शन आपकी सेम है, एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तब तक वेक्टर को आपको ऐड करते हुए रहना है। और जब आपके पास में यहाँ पर डायरेक्शन जब चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन जैसे ही चेंज होती है, आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस साइन का यूज करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें एक आपके पास में पैरेललोग्राम रूल है, वो भी यहाँ पर पढ़ते हुए चलते हैं साथ में। सेकंड है आपके पास में यहाँ पर पैरेललोग्राम रूल। पैरेललोग्राम रूल क्या है वो भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक पैरेललोग्राम है, इस तरह से मैं लेके चलता हूँ, इसको समझाता हूँ। देखो आपको एक पैरेललोग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम, ये है ए बी सी और डी, ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और ये वेक्टर ए है, अजूम कर लेते हैं, ये वेक्टर बी है आपके पास में। ठीक है, तो इस तरह से एक डायगोनल है इसका, जिसको हम कहते हैं वेक्टर ए सी। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले वही जो आपके पास में ट्राइंगल रूल था वही यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और जैसे देखो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जैसे यहाँ पर डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो माइनस वेक्टर ए लेंगे, और इसकी अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस वेक्टर बी आ जाएगा। तो यहाँ आप समझिए कि जैसे ही इसकी डायरेक्शन ए की तरफ हम चले तो वेक्टर ए है, बी से सी की तरफ चले तो वेक्टर बी है, तो ए सी क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात यहाँ पर। ओके, तो इसको हम कहते हैं इस तरह से पैरेललोग्राम रूल। जैसे मान लो एक मैं अजूम करते हैं कि एक मेरे पास में एक पॉलीगन है इस तरह से, और एक इस तरह का पॉलीगन है। एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक पॉलीगन है मेरे पास में इस तरह से, और इस पॉलीगन में हम जूम करते हुए चलते हैं कि जैसे ये ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक है, तो यहाँ आपको वेक्टर ए ये दे रखा है और ये वेक्टर आपको बी दे रखा है। ठीक है, और इस तरह से इसमें डायगोनल बने हुए हैं। ये डायगोनल है आपके पास में, एक डायगोनल ये वाला बना हुआ है, और एक डायगोनल आपके पास में इस तरह से बना हुआ है। तो ये ए सी एक डायगोनल है आपके पास, फिर ए डी एक डायगोनल है, फिर ए ई एक डायगोनल है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि जैसे ये इस डायरेक्शन में चलते हुए जा रहा है, तो आप इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, मुझे कमेंट में बताना, वैल्यू बताना। यहाँ पर आपके पास में एफ जो ए आया है इसकी वैल्यू मुझे आप कैलकुलेट करके बताना। ठीक है, ये आपके पास में एक सम षटभुज है, इसको हम कह सकते हैं सम षटभुज। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सम षटभुज। ठीक है, इस तरह से आपके पास, तो इसकी आप वैल्यू जो है मुझे कमेंट बताना कि आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इजी है, एक बार आया हो अभी ये क्वेश्चन। देखिए सदिशों के योग के कुछ गुणधर्म है, इसको हम समझ लेते हैं कि जैसे एक समवर्तता गुणधर्म है। समवर्तता गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे आप दो वेक्टर का योग करें, ऐड करें दो वेक्टर्स को, तो रिजल्ट जैसे अपने पास में वेक्टर सी आया, तो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही आया आपके पास में। अगर दो वेक्टर्स का जैसे आपने सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो रिजल्ट भी आपके पास में क्या आना चाहिए, एक वेक्टर ही आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं क्लोजर
प्रॉपर्टी, यानी दो वेक्टर का ऐड करने के बाद भी अगर रिजल्ट भी वेक्टर आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी या समवर्ता गुणधर्म करेंगे। वेक्टर आर भी इसको लिख सकते हैं, वेक्टर आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर। क्रम विनिमय गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म या आपके पास में सेकंड है जो आपके पास कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए दोनों का रिजल्ट सेम अगर रहता है, दोनों इक्वल रहते हैं, LHS और RHS अगर दोनों इक्वल रहते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वल रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव ला। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में है जिसको हम कहते हैं साचर्य नियम यानी एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला ये कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव ला कहेंगे। अगर इस कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है, LHS और RHS को सेटिस्फाई करता है, तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर एसोसिएटिव ला। अगला है आपके पास में तत्समक सदिश। तत्समक सदिश क्या होता है कि वेक्टर योग का तत्समक हमेशा शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर होता है। तो जीरो वेक्टर को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वेक्टर ए आ जाएगा वापस से, और जीरो में अगर हमने यहाँ पर वेक्टर जीरो वेक्टर में हमने ए को ऐड किया तब भी आपके पास में रिजल्ट क्या आएगा, वेक्टर ए ही आएगा। इसको हम कहते हैं तत्समक सदिश। तत्समक सदिश जो है वो जीरो वेक्टर योग के लिए यानी एडिशन प्रॉपर्टी के लिए आपके पास में याद रखना, एडिशन जो प्रॉपर्टी उसके लिए जीरो वेक्टर होगा और आपके पास में मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के लिए उसके लिए यूनिट वेक्टर हम लेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी देखेंगे बाद में। आगे देखते हैं यहाँ पर सदिश में अदिश द्वारा गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। जैसे मेरे पास में लेट अज्यूम एक वेक्टर है वेक्टर ए और इसको मान लो आपके पास में इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो आ जाएगा A1 i कैप प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं कोई लेमडा यानी लेमडा यहाँ पर आपके पास में स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, इससे मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास में लेमडा A1 i आ जाएगा, लेमडा A2 j आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में लेमडा A3 k आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि मेरे पास में वेक्टर A जो है वो इस तरह से है 2i प्लस 3j और माइनस का k है। तो इसको अगर मान लो आपके पास में 5a यानी 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 10i आ जाएगा प्लस का 15j आ जाएगा और माइनस का 5k आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी वेक्टर जो है उसको स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी लैम्डा से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया बिल्कुल इसी तरह से कोई भी स्केलर क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप देखो कंटिन्यू अगर पढ़ोगे तो आपको जरूर चीज़ें समझ में आएंगी और साथ में अपने नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है, सिर्फ क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, क्लास की जो भी क्लास आपके पास रेगुलर बेसिस पर हो रही है उसके आप नोट्स साथ में बनाते चलिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं वो भी वेल एंड गुड है, पर इसके साथ में आप अपनी नोटबुक डालिए और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम बेसिक से लेकर के आगे तक एडवांस तक हम कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेसिक ही यहाँ पर है, बेसिक से लेकर के मेरा पर्पज है कि एडवांस तक हम कवर करें, ताकि जो आपके पास में एवरेज स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट अच्छे से क्लास में नहीं पढ़ पाए है ना, अपनी 11th-12th में या 11th-12th की क्लासों में अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पाए, उनको क्या है कि उनको भी चीज़ें समझ में आ जाएं अच्छे से। ठीक है, कोई टॉपिक ऐसा रहा हो जो क्लास में नहीं पढ़ पाए, अच्छे से समझ में नहीं आया स्कूल टाइम पे, तो वो भी क्या है कि अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो हमारा पर्पज यही है कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीज़ें हम करें, ताकि जब क्वेश्चन आपके पास में आए, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक लेवल से, पर बेसिक चीज़ें ही हमें याद नहीं होती, तो इसलिए वो क्वेश्चन हो नहीं पाता। तो इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है इसको समझ के चलेंगे, बहुत आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सपोज यहां पर मेरे पास में एक वेक्टर है, एक जीरो आपके पास में, और ये है वेक्टर ए है और ये है आपके पास में, इसको मैं बी लिख लेता हूं। ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और इस तरह से आपके पास में एक वेक्टर आर है जो इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर m/n में विभाजित कर रहा है, दोनों को m/n में विभाजित यहाँ पर कर रहा है, ये समझेंगे। तो यहाँ देखो जब हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनली डिवीजन। इंटरनली डिवीजन का मतलब होगा आपके पास में यहाँ पर, इंटरनली डिवीजन का मतलब है आंतरिक विभाजन। आंतरिक विभाजन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी साथ लेके चलेंगे ताकि सबको ही फायदा हो। इंटरनली डिवीजन यानी आंतरिक विभाजन। तो आंतरिक विभाजन में r एक सदिश है, r एक वेक्टर है जो a और b को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो r यहाँ पर क्या आएगा, इसको चलो चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर r जो आएगा आपके पास में वेक्टर r वो आ जाएगा m वेक्टर b प्लस
एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ये आपको याद रखना है, इजीली कोई इशू नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से एक्सटर्नली डिवीजन हम देखेंगे। एक्सटर्नली डिवीजन, एक्सटर्नली जो डिवीजन होगा आपके पास में, उसमें आप ये समझ के चलिए जो बाह्य विभाजन, इसको हम कहेंगे बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन जो है ये किस तरह से होगा इसको भी समझेंगे। बस यहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इतना ही समझना है कि साइन जो है यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, इसको याद रखना है, बस इतनी सी बात है। और ये फॉर्मूला जो है इसको याद रखना है। इस पर अभी क्वेश्चन करने वाले हैं, चिंता मत करो आप, जो भी हम बेसिक पढ़ रहे हैं उस पर अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और वो हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो एक और चीज़ है उसको भी समझ लीजिए साथ में, कंटिन्यू एक और हम समझ के चलते हैं यहाँ पर कि जैसे आपके पास में इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन आप पढ़ लिया। अब यहाँ एक केस को समझो आप। केस क्या है कि अगर आप मान लो यहाँ पर आपके पास में आर जो है वो बाइसेक्टर हो, यानी आर इज बाइसेक्टर, आर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब होगा एम रेशियो एन जो है वो 1:1 हो जाएगा, यानी एम और एन दोनों इक्वल हो गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास में, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। आर क्या होगा आपके पास में, मान लो यहाँ पर मिड पॉइंट है, आर क्या है, मिड पॉइंट हो रहा है। तो इस केस में वेक्टर आर जो है वो हम लेंगे तो एम और एन दोनों इक्वल हो गए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 आएगा। इसको और याद रखना है जब आपके पास में यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा हो, यानी बाइसेक्टर है आपके पास में, ठीक है। सिंपल सी बात है, इजीली समझ में आ जाएगी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चन से जो चीजें हैं हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन 1 ले रखा है मैंने, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो समरेखीय सदिश हैं, तब दोनों अगर यहाँ पर अभी मैंने डिस्कस किया है कि दोनों अगर समरेखीय सदिश होगा तो क्या आएगा, तो समरेखीय सदिश होगा तो आपके पास में ऑप्शन देखो क्या दे रखा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू एम वेक्टर बी है और एम यहाँ पर अदिश है। एक तो ये दे रखा है एम एक धन पूर्णांक है, बिल्कुल एम विशेष स्थितियों में सत्य होगा, ये भी नहीं हो सकता, और ये असत्य है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास में, ए आ जाएगा। अभी मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी होगा, और लैम्डा यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी अदिश होनी चाहिए। एम की जगह यहाँ पर लैम्डा की जगह इसने एम ले रखा है, बस इतनी बात है। ओके, तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में सेकंड का, इसको समझिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है क्या दे रखा है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी दो इकाई सदिश हैं, दोनों यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर देखो, अब जैसे मैंने बताया था ना कि बेसिक चीजें आने लग गई। देखो अब इस क्वेश्चन में जैसे समरेख आ गया, अब आपको पता नहीं है अगर समरेख क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है। समरेख मतलब कोलिनियर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए, तो कोलिनियर आपको पता नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब इसी में देखो यहाँ पर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इन दोनों का सम क्या होगा, दोनों यूनिट वेक्टर का सम क्या होगा, ये पूछा गया है इसने। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक इकाई सदिश भी ही होगा, इकाई सदिश ही होगा, ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर ही होगा, ये होगा क्या, देखेंगे आगे, देखते हैं क्या ऑप्शन दे रखा है। एक इकाई सदिश नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एक इकाई सदिश भी हो सकता है और नहीं भी। एक इकाई सदिश होगा जबकि दोनों यहाँ पर समांतर हो, ये भी गलत है, तो ये भी पहले वाला गलत है। जरूरी नहीं है दोनों यूनिट वेक्टर का सम जो है वो यूनिट वेक्टर ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास में यहाँ पर सी जो है वो राइट ऑप्शन है। सी जो है यहाँ पर आपके पास में वो यहाँ पर क्या है, एक राइट ऑप्शन आपके पास में, यहाँ पर सी जो है वो क्या है, एक राइट ऑप्शन है कि एक इकाई सदिश भी हो सकता है और नहीं भी, यानी दोनों हो सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, इट कैन बी यूनिट वेक्टर और नॉट, हो सकता है और नहीं भी, दोनों ही चीजें हैं कि ये इसका जो सम है वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी। आगे चलते हैं, देखो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में यहाँ पर कि यदि बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए और वेक्टर बी है तो ए बी वेक्टर होगा। देखो अगर जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसका जब हम पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ये याद रखो, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, इसको मैं डिटेल से और करवाऊंगा, चिंता मत करो आप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो इसको हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको एक बार याद रख लो इस फॉर्मूले को, फिर इसको डिटेल से हम करने वाले हैं। तो यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहाँ पर क्या दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए
फैक्टर ए दे रखा है, तो वेक्टर बी माइनस फैक्टर ए आ जाएगा। तो ए बी क्या आएगा, वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा आपके पास में, वेक्टर बी माइनस फैक्टर ए। तो ऑप्शन देखो कौन सा होगा, पहले वाला नहीं है ऑप्शन, सेकंड है ऑप्शन, थर्ड भी नहीं है और फोर्थ तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या आ गया आपके पास में, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो इजी है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। देखो अगला है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या दे रखा है कि यदि ओ आकाश में कोई बिंदु है और समांतर चतुर्भुज ABCD यानी पैरेलो, एक आपके पास में यहाँ पर पैरेलोग्राम दे रखा है। तो पैरेलोग्राम है आपके पास में इस तरह से ABC और D पैरेलोग्राम दे रखा है। विकर्ण यदि बिंदु E पर काटते हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल इस तरह से हैं, दोनों डायगोनल जो है वो यहाँ इस पॉइंट E पर इसको काटते हैं, तो OA प्लस OB प्लस OC यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB प्लस वेक्टर OC और प्लस वेक्टर OD, इसको फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर मान लो एक पॉइंट आकाश में O है और इससे इसको मिला दो, सबको OA को मिला दो इस तरह से, देखो मिलाते हैं, इसको मिला दो यहाँ से, इससे C से भी मिला दो, B से भी मिला दो और इसको D से भी मिला दो। ठीक है, इस तरह से हम मिला देते हैं। तो यहाँ ट्राइंगल रूल से जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो और इसको भी मिला देते हैं, OE को भी हम इसको मिला देते हैं, तो ट्राइंगल बन गया। देखो यहाँ पर इसको समझो, मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ समझाने के लिए कि जैसे मेरे पास में ये देखो एक ट्राइंगल बन गया, इसको समझना आप, एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, इसमें ट्राइंगल रूल लगाएंगे यानी AE ट्राइंगल आ जाएगा, AE AO और प्लस यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास में, यहाँ पर OE आ जाएगा। तो इसको जब हम यहाँ पर ट्राइंगल रूल लगाएंगे तो इसमें अपने पास में, इसको जब हम फाइंड आउट करेंगे इन सबको और सारे ट्राइंगल्स को ऐड करेंगे, समझना, तो आंसर आपका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ एक बार के लिए, और आप इसको सॉल्व करना, और नहीं आए तो मुझे बताना, एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताना। ठीक है, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आएगा, इसका ऑप्शन बी है। और जब हम चारों ट्राइंगल लेंगे जैसे ट्राइंगल रूल से हमने किया है उसी तरह से आपको करना है। ओके, एक बार आप इसको जरूर फाइंड आउट करना और ऑप्शन मुझे बताना आप, ठीक है, कमेंट में जरूर मुझे बताना। ठीक है, देखो आगे लेते हैं, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर, द यूनिट वेक्टर ऑफ, एक आपके पास में वेक्टर दे रखा है, मैं मान लेता हूँ कि ये वेक्टर ए है, लेट अज्यूम, तो ये आ जाएगा 3i प्लस का 4j और प्लस का 7k है। ठीक है, तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का हमने पढ़ा था, याद होगा आपको, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट, जो हम पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था काफी डिटेल से। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ, भूल जाते हो ना। देखो स्टार्ट में हमने पढ़ा था, ये देखो यहाँ पर इस क्लास में, देखो ये रहा आपके पास में, इससे ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखो स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे, ये देखो ये रहा, यहाँ पर इकाई सदिश यूनिट वेक्टर हमने पढ़ा था, ए कैप इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसी को हम स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, देखिए आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बेसिक चीजें करवाई थी। कुछ को लग रहा होगा कि सर ये क्या करवा रहे हो आप, पर बेसिक चीजें ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो ए स्क्वायर यहाँ पर लिखना है, यानी 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये 49 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 और प्लस का 49, तो ये आ जाएगा आपके पास में रूट 74 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 7k अपॉन आ जाएगा रूट 74। तो ऑप्शन देखो कौन सा चेक करो, पहले वाला नहीं है, सेकंड वाला आपके पास में हाँ, इसमें देखो ये प्लस में है तीनों, तो प्लस में ही है। देखो थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पर माइनस लिख दिया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आ जाएगा बी आपका आंसर आएगा। ओके, इजी है, आराम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 5 है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली A एंड B इफ R इज ए पॉइंट ऑन PQ। देखो ये सेक्शन फॉर्मूला वाला आ गया जो मैंने आपको करवाया था अभी, कि PQ आपके पास में इस तरह से है, इसको चलो मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, समझ में आ जाएगा। देखो एक पॉइंट आपके पास में है इस तरह से P और एक Q है, और इसके ऊपर एक R आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, R एक पॉइंट है। ठीक है, इजी, आराम से हम कर सकते हैं। तो वेक्टर A एंड B, यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर A है और इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर B है। ठीक है, R इज अ पॉइंट PQ सच दैट, जो आपको यहाँ पर दे रखा है, सच दैट क्या दे रखा है कि PR इज इक्वल टू 5PQ है। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख लेता हूँ कि PR इज अपॉन PQ इज इक्वल टू 5/1 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसको जब हम माइनस कर देंगे तो PR तो आपके पास में यहाँ पर 5 है।
ठीक है, और पी क्यू जो है वो 1 है आपके पास में, ठीक है, पी क्यू ओके, इसको हमने तो ये रेशियो आ जाएगा 5:4 आ जाएगा। देखो इजीली, कोई इशू नहीं है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्चुअल में एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, तो इसको मैं यहाँ पर क्यू लिख लेता हूँ और इसको आर कर देते हैं, एक ही बात है वेक्टर आर। तो ये 5:4 हो गया आपके पास में, यानी जो पी आर है वो टोटल आपके पास में 5 हो गई है और इसके बाद में पी क्यू जो है वो 1 है, तो ये आपके पास में शेष यहाँ पर क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या था अपने पास में, वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर था आपके पास में एम वेक्टर बी और यहाँ पर है प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है, यही था। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, माइनस लिखते थे। एक्सटर्नल डिवीजन अगर आपके पास में है तो इसको हम लिखते थे माइनस वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, इस तरह से हम इसको लिखते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ये आ जाएगा आपके पास में 5 वेक्टर बी आ जाएगा, फिर -4 वेक्टर ए आ जाएगा और 5 - 4 आ जाएगा, तो यानी 5 वेक्टर बी -4 वेक्टर ए आ जाएगा। तो आंसर क्या आंसर आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा ए। ओके, इजी क्वेश्चन है, आराम से हम इसको कर सकते हैं।